हेलो बच्चों, हेलो हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो बताओ ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? साउंड बताओ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही? अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है तो ओके लिखो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है बेटा ओके लिख दो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष सर, ओपी यार, ओपी का मतलब क्या है? मतलब लिखो पहले तो, क्या है ओपी? ओपी क्यों लिखते हो? गुड इवनिंग सर, ओके। जिसको भी ओपी का अच्छे से मतलब पता है वो लिखो, क्या है ओपी का मतलब? ओके 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 ओके, ठीक है। साउंड प्रॉपर है, स्टार्ट करते हैं। ओके। ओवर पावर्ड, बहुत सही। ओवर पावर्ड, ओके। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, आज पता चला ओबी का मतलब क्या है, ओवर पावर, ठीक है। नहीं बेटा, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। आप चाहो किसी को भी ओवर पावर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टीचर को ओवर पावर करोगे, टीचर आपको बूस्ट करेगा, बस सीधी सी बात। क्योंकि एनर्जी एनर्जी से इंटरेक्शन होता है तो आग लगती ही लगती है, सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हुआ था एक बार क्विकली आपके ब्रेन में सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज एसटीडी तक हम अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे और काफी कुछ एसटीडी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में कितना हो गया था, ठीक है। मैं थोड़ा स्लाइड में भी दिखा देता हूं, मैंने स्लाइड रखी है इसके लिए। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हमने स्टार्ट कर दिए थे, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया था, परमानेंट मेथड और टेम्परेरी मेथड। तो परमानेंट मेथड आज हम करने वाले हैं क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। अगर एक बार करा दिया, आप सोचो ना ना यार रिवर्सिबल करा लेते हैं, फिर से बेबी कंसीव करने का मूड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत पुअर है रिवर्सिबिलिटी, इसीलिए इसको हम परमानेंट या स्टेरिलिटी मेथड बोलते हैं, जो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने स्टार्ट किए थे टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है आप डिवाइस या उस सिस्टम को यूज करोगे, उस मेथड को यूज करोगे, तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। बट कईयों के तो फेलियर चांस बहुत ज्यादा है। भाई आपने वो चीज मेंटेन की बट फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो बहुत सारे केस हैं। वैसे कॉपर टी के केस में मैंने बताया था, कंपनियों ने कॉपर टी डिजाइन की, भाई फीमेल्स ने कॉपर टी इंप्लांट करवाए डॉक्टरों के थ्रू, ठीक है, बट फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। क्यों कंसीव हो गई? क्योंकि कॉपर रिलीजिंग डिवाइस पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। जब धीरे धीरे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर रिलीज होना बंद कर देगा। कॉपर रिलीज होना बंद कर देगा तो अगेन, ठीक है, स्पर्म की जो मोटिलिटी सप्रेस हो रही थी वो नहीं होगी, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस ऐसे ही। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कल कि सर अगर इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इम्प्लांट कराते हैं तो क्या निकलवाना भी पड़ता है? यस बेटा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इजिली इसको निकाला जा सकता है। निकाला तो खुद भी जा सकता है, बट इम्प्लांटेशन के लिए एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनको निकाला भी जाता है, ठीक है, और एक्सपर्टीज के थ्रू इनको इम्प्लांट भी कराया जाता है। 3 टाइप के मैंने बताए थे, ठीक है, इनर्ट, ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल बात की थी बेटा टेम्परेरी। तो टेम्परेरी में सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल मेथड, जिसके साइड इफेक्ट 0 बट फेलियर चांस सबसे हाई। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भाई साइड इफेक्ट 0 है बट फेलियर चांस बहुत ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेचुरल मेथड, जिसमें हमने 3 मेथड की बात की थी। नंबर 1 हमने बात की थी रिदम मेथड। अच्छा, ये भी हमने बताया था कल, भाई प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जब कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो कल हमने बात की क्या प्रॉपर्टी है, भाई क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलोगे, ठीक है। भाई हमने कुछ बातें बोली थी, जैसे हमने बोला था यूज, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, भाई फ्रेंडली यूजर हो, उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, लीस्ट साइड इफेक्ट हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि सेक्सुअल ड्राइव पर इफेक्ट डाले, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फाइनली हमने बात की थी टेम्परेरी। टेम्परेरी में सबसे पहले बात की थी हमने नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड की बात की थी तो हमने सबसे पहले बोला था नेचुरल मेथड के केस में बेटा सबसे पहले हमने बात की थी सेफ पीरियड, जिसको रिदम मेथड भी बोलते हैं। तो हमने बोला भी था सेफ पीरियड, तो फीमेल करते क्या है, भाई कैलेंडर का यूज करते थे, ठीक है, या करते जो भी है, ठीक है। तो उसमें कैलेंडर मेथड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर फीमेल को पता होता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने दिन की है, इस दिन साइकिल स्टार्ट हुई थी, मींस ओवल्यूशन इस दिन होगा, तो इस दिन से इतने दिन पहले, उस दिन के इतने दिन बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सेफ पीरियड होता है। तो मैंने बोला भी था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वैल्यू,
यानी 28 29 जो एनसीईआरटी में दे रखा है ±2 डेज कर सकते हो, थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है। तो 28 लेके स्टैंडर्ड वैल्यू चलते हैं और +-2 डेज रखते हैं, अगर +-2 डेज रखते हैं तो सेफ पीरियड बिफोर 10 और आफ्टर 17 होगा। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको कि अगर 14 डेज ओव्यूलेशन हो रहा है बेटा तो +-2 डेज करोगे तो 12 डेज भी हो सकता है, ठीक है, और 16 डेज भी ओव्यूलेशन हो सकता है, इस बीच में हो सकता है, ये ओव्यूलेशन पीरियड हो गया पूरा का पूरा। और स्पर्म की लाइफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज होती है, 3 डेज स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, 5 डेज तक होती है, पर यहां लाइफ से मतलब नहीं है, यहां लाइफ वो लाइफ जो ओवा को कैपेबल कर पाए, वो स्टैंडर्ड वैल्यू 3 डेज है इसकी, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड वैल्यू ओवा की तो खैर एक ही वैल्यू है ना, ओनली 1 डे, ओनली 1 डे, मैक्सिमम 24 आवर मैक्सिमम, ठीक है। ओवा फिक्स है ओव्यूलेशन के बाद 24 आवर वो सर्वाइव कर सकता है, देन उसके बाद डिजेनरेट कर जाएगा और फैगोसिटिक सेल उसको खा जाएंगे, सिंपल है मैकेनिज्म। तो सीधी सी बात है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 डेज से पहले और 17 डेज के बाद सेफ पीरियड है, बाद बाकी का क्रिटिकल पीरियड है। तो ये वाली बात एकदम क्लियर थी। विड्रॉल मेथड मैंने समझा दिया था कि कॉइटस भाई इजैक्यूलेशन से पहले विड्रॉ कर लेना पेनिस को। लैक्टेशनल एमेनोरिया बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था कि लैक्टेशनल एमेनोरिया का पीरियड 6 मंथ ही होता है। अक्सर मैं बच्चों से पूछता भी हूं क्लास में कि बेटा 6 मंथ ही क्यों होता है। भाई कई फीमेल्स के अंदर लैक्टेशनल पीरियड, समझना मेरी बात भाई, लैक्टेशनल पीरियड का मतलब है 6 मंथ। 6 मंथ अगर फीमेल लैक्टेशन मतलब फीडिंग कराती है बेबी को तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। भाई एनसीईआरटी ने तो यही बोला है, वो आपको याद भी रखना है, पर रियल लाइफ के अंदर ध्यान रखना है आपको, ये साइकिल 2 मंथ के बाद भी स्टार्ट हो जाती है, 3 मंथ के बाद भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 6 मंथ ही क्यों बोला एनसीईआरटी ने, ये वाली बात, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। पर मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मदर लैक्टेशन करा रही है 1 ईयर तक पर साइकिल फिर भी स्टार्ट हो गई, यानी कुछ टाइम तक ही पीआरएल ने नेगेटिव फीडबैक का काम किया, हर समय नहीं किया, देन आफ्टर सम टाइम वो नेगेटिव फीडबैक का काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने बोला ना, यानी पीआरएल निकलता है तो जीएनआरएच के सिक्रेशन को रोक देता है, और जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो एलएचएफएसएच भी नहीं निकलेंगे, एलएचएफएसएच नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, यानी ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड मेंस्ट्रुअल नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर अगर इंटरकोर होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझ में आया, इसलिए नेचुरल मेथड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मंथ, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज कराना, बस बच्चों को मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। ये 6 मंथ ही क्यों, अगर मदर फीडिंग कराती है 1 साल पर उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है 2 मंथ के बाद ही, ऐसा क्यों, किसी फीमेल में 3 मंथ के बाद, किसी में 6 मंथ तक, ठीक है। फीडिंग हाँ सारी फीमेल 1 ईयर तक करा रही है बेबी को, यानी फीडिंग कंटिन्यू करा रही है, और फीडिंग तभी तो हो सकती है जब पीआरएल निकल रहा है। तो पीआरएल किसी में 2 मंथ इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रहा है, पीआरएल किसी फीमेल में 4 मंथ इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रहा है, किसी फीमेल में 6 मंथ इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रहा है। ये वेरिएशन क्यों बेटा, हार्मोन तो तीनों के अंदर निकल रहा था ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे, बच्चा कह रहा है कल का लेक्चर नहीं देखे थे, एक भी दिन लेक्चर छोड़ दिया लिंक टूट जाएगा। वैसे तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, पर फिर भी लिंक टूट जाएगा। वो बात कहां से रिवीजन में आ जाएगी जो डिटेल में हमने पढ़ाई है। तो बेटा एक भी दिन का लेक्चर नहीं छोड़ना है, मतलब बिल्कुल एकदम जुड़ जाओ, एकदम लेक्चर से बैसे जुड़ जाओ। लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया, सारे काम छोड़ करके जो डेडिकेट होगा, मैं सच कह रहा हूं, उसके लिए पूरा सिस्टम डेडिकेट होगा, उसके लिए नेचर डेडिकेट होगी, उसके लिए हर संभव जो भी चीजें होनी है बेटा होगी उसके लिए। अब आप डेडिकेटेड हो तो सिलेक्शन पक्का है, और डेडिकेटेड नहीं हो ना बेटा तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड की बात करते हैं तो मैंने इसमें कंडोम की बात की थी, फीमेल कंडोम की बात की थी। ये लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, अभी आज का लेक्चर नहीं, रिवीजन करा रहा हूं पहले फास्ट। तो बैरियर मेथड में कंडोम की बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने फीमेल कंडोम मेल कंडोम दोनों के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने वॉल्ट, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, और सर्वाइकल कैप, इन सब की बात की थी, जिसमें बताया था हमने जो कॉन्डोम थे वो लैटेक्स या रबर से मिलकर बने हुए थे, जो एक्चुअल में भाई सारे बैरियर मेथड मेटिंग को रोकते हैं, मतलब मिलने को रोकते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं,
पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा बैरियर मेथड ऐसा है या कौन सा मेथड ऑल सारे मेथड के अंदर जो एसटीडी और एड्स से प्रोटेक्ट करता है। तो कल हमने बताया भी था डिटेल में आपको, कोंडोम और फीमेल कोंडोम ये दोनों के दोनों बेटा अकेले लौते मेथड है जो एड्स जैसी बीमारी और एसटीडी से प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, एक ही बार यूज करके डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। जबकि सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट की बात करते हैं तो कल मैंने बताया था ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। बट कोई भी मेथड एसटीडी, ठीक है, और एड्स से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सारे मेथड जितने भी हैं इधर उधर के, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड, एक्सेप्ट कंडोम एंड फीमेल कंडोम, फेमशील्ड, फेमिडोम भी बोलते हैं इसको। कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, बस ये मेन बात थी जो रिवीजन में आनी चाहिए थी, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। और मेन पर एक्शन मैकेनिज्म क्या है इसका? फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, मेटिंग को रोकेंगे। तो बैरियर मेथड भी क्लियर थे आपको। फाइनली केमिकल मेथड, मैंने बोला भी था कि डायफ्राम, वॉल्ट, ठीक है, सर्वाइकल कैप, ये रबड़ के छोटे छोटे कैप होते हैं जो सर्विक्स की टिप पर लगा दिए जाते हैं। कल पूरा मैं डायग्राम मैट्रिकली भी समझाया था मैंने। तो ये स्पर्म को सर्विक्स में एंटर होने से रोकते हैं। वजाइना में तो जाएगा पर सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में बहुत इफेक्टिव नहीं होते यही सर्विकल कैप या कह सकते हो वॉल्ट या डायफ्राम। तो उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है। ये सब स्पर्मीसाइडल केमिकल हैं, ठीक है। ये स्पर्मीसाइडल केमिकल से ट्रीट करके अगर लगाते हैं तो कुछ कहते हैं कुछ इफेक्टिव रहते हैं वो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने दे रखा है इसके बारे में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मीसाइडल केमिकल क्या होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। ये मैंने बोला था इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते जाना। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपकी होती जा रही है, लाइन टू लाइन विद कंसेप्ट होती जा रही है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक बार खुद भी रीड करोगे, क्योंकि ध्यान रखना हम कितना भी पढ़ा लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना कुछ ना होना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन तरीका होता है इंप्रूवमेंट का। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं कितना भी एनसीईआरटी पढ़ा लूं, कितना भी कुछ भी कर रहा हूं, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे सब बेकार। तो कई लोग तो चाहें तो एनसीईआरटी साथ भी रखा करो लेक्चर के साथ साथ और देखते जाया करो, क्योंकि भाई एनसीईआरटी के हम 2 या 3 पैरा करा पाते हैं पूरे लेक्चर के अंदर, यानी हर चीज को बहुत एक्सप्लेन करते हुए। तो आप एनसीईआरटी साथ रखो, देखते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, सर ने इतना करा दिया, इतना हो गया, इतना हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये एनसीईआरटी कुछ लाइनें थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 4 पॉइंट है, सीधा क्वेश्चन मिलेगा इनसे आपको, ठीक है, सीधा क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पर। भाई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करते हैं तो मैंने बताया था 3 टाइप की डिवाइस है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मेन का क्या मैकेनिज्म क्या है, नाम क्यों रखा इंट्रा यूट्राइन, क्योंकि यूट्रस में इसको इंप्लांट करते हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय, भाई खुद हम इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्टर हो या नर्स हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, वही इसको इंसर्ट कर पाएगा, ठीक है, पहली बात, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बताया था मैंने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस करती क्या है। भाई कई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो ऐसी हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती हैं, कई ऐसी हैं जो फैगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है, जैसे लेपर लूप, जैसे कई ऐसी हैं जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही ब्लॉक कर देती हैं, यानी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, उनके बारे में हम बताएंगे ये आपको। अगर हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की, तो मैंने बताया था फीमेल यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल अगर कोई मेथड है इंडिया के अंदर तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। किसके लिए? बच्चों में अंतर गैप रखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, और प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये क्वेश्चन बनता है। और अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, सीधा क्वेश्चन, ये वो पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। थ्योरी डिटेल है पर क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको। अब कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपने 2 ही बातें की हैं, कंसेप्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से उठेगा। कंसेप्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से उठेगा? कंसेप्चुअल आएगा तो भी कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा तो भी आप कर पाओगे, यानी हमने हर तरीके से लेके चले हैं आपको, ठीक है। बोर्ड में भी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी, और नीट की तो लाइन टू लाइन मिलने ही वाली है आपको। अब टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की अगर बात करते हैं, भाई 3 टाइप के बताए थे हमने। ऐसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिनको हम यूट्रस में इंप्लांट कर देते हैं, ठीक है, जो इनर्ट होते हैं, कुछ भी रिलीज नहीं करते, स्टेनलेस स्टील के भी हो सकते हैं या भाई प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कल मैंने डायग्राम भी दिखाया था इसका आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से स्पर्म की फैगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जबकि कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे इनकी फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है। तीसरा हमने बताया था हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो सिस्टम को ही ब्लॉक कर देते हैं, पूरा मैकेनिज्म बताया था मैंने। कॉपर रिलीजिंग के केस में बताया था मैंने कि 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे रिलीज होना चाहिए, जो क्या करता है कॉपर, ये कॉपर आयन
टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए इंड्यूस करते हैं यूट्राइन मेम्ब्रेन को, और इस टॉक्सिक साइटोकाइंस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, तो स्पर्म तेजी से मूव नहीं कर पाते और फैगोसिटिक उनको आसानी से पकड़ के इंगल्फ कर लेते हैं। तो एक ये तरीका है जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग का तो पूरा मैकेनिज्म ही बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, कहां कहां किसके इफेक्ट हैं। आज एक बार और बताऊंगा मैं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे तो उसके केस में भी हम हार्मोन की बात करेंगे, तो वहां पर एक बार डायग्राम और समझा देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें बस एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 पर। आज हम स्टार्ट जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी यहां तक हमारा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए था। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तक का पार्ट हम आपके ब्रेन में एकदम सेट कर चुके हैं, विद मैकेनिज्म, विद कंसेप्ट, विद एनसीईआरटी, हर तरीके से। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक आज से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, OCPs, ठीक है, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी ओरल क्या मतलब है, माउथ से ले जाने वाली टैबलेट्स, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझा देता हूं मैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करता हूं तो ध्यान रखना ये दो तरीके की हो सकते हैं, या तो सिंगल हार्मोन कंटेनिंग या दो हार्मोन कंटेनिंग। सिंगल हार्मोन होगा तो एक ही हो सकता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, एस्ट्रोजन नहीं करता, एस्ट्रोजन सपोर्टिंग होता है। तो अगर सिंगल टैबलेट बनेगी तो ध्यान रखना ओनली प्रोजेस्टेरोन होगा, तो या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग टैबलेट्स होते हैं या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है, कंबाइंड पिल जो होते हैं कॉम्बिनेशन में आते हैं, दो तरीके हैं। और इनके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन यूज करते हैं बेटा, वो ध्यान रखना है आपको सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल नहीं होते। तो आप ये याद रखना है आपको, जो हम प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं, यहां पर प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं, ठीक है, वो तो है लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, और जो एस्ट्रोजन यूज करते हैं वह है इथेनाइल एस्ट्राडाइऑल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन BHU में पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेस्टेरोन और कौन सा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन तो बच्चे याद रखते हैं लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत बार यूज किया है। इथेनाइल एस्ट्राडाइऑल ये आपको याद रखना है। तो मैंने बता दिया बेटा, दो तरीके हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग हम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, या हम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों ही कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट यूज करेंगे। ये दो तरीके हैं इसके अंदर। इसमें प्रोजेस्टेरोन अगर होगा तो लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल यूज करते हैं, और एस्ट्रोजन होगा इसके अंदर तो इथेनाइल एस्ट्राडाइऑल होगा, ठीक है। तो ये आपको मेन लाइन याद रखनी है। अब इसका कंसेप्ट बताता हूं, काम कैसे करते हैं, ये मैकेनिज्म क्या है इसका, तब समझ में अच्छे से आएगा। ओके ओके, चलो ठीक है। चलो अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो दो कंडीशन है, या तो कंडीशन क्या हो सकती है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, ओनली प्रोजेस्टेरोन, या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों इसके अंदर होंगे। भाई जो लोग कल क्लास नहीं ले पाए थे, कंसेप्ट उनके यहां समझ में आ जाएगा, अगर कल नहीं ले पाए तो ठीक है, पर अब कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग टैबलेट्स ले रहे हो या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज कर रहे हो, कुछ भी बॉडी में ओनली प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा रहे हो, तो एक एक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के केस में या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के केस में। तो या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, पिल्स की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म क्या है इसका समझो भाई। अगर आप प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करोगे तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करने वाला है भाई, पहला काम तो प्रोजेस्टेरोन करेगा, जब भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस से GnRH के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। तो ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सीक्रेशन ऑफ GnRH के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। और जब GnRH ही नहीं निकलेगा, समझना, जब GnRH नहीं निकलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल तो यही भेजता है क्या रिलीज करने के लिए, LH और FSH। मींस यहां से LH और
एस एच भी नहीं निकलेंगे। आप समझना मेरी बात, अगर एल एच और एफ एस एच नहीं निकलेंगे तो प्रोजेस्टेरोन क्या करने वाला है, इसकी वजह से भाई एल एच नहीं निकलेगा तो एल एच के दो काम होते हैं, एक तो क्या करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, दूसरा काम क्या करता है भाई, दूसरा काम करता है ओवल्यूशन। भाई ओवल्यूशन भी करेगा, मतलब अगर अगर जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो ये नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे तो ओवल्यूशन भी नहीं होगा और कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन नहीं रहेगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियल की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी। और एफएसएच क्या काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यानी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये सब कुछ रुक जाएगा। और साथ में क्या होगा, और क्या काम करता है प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और दो काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन सर्विक्स के, भाई सर्विक्स नीचे वजाइना ऊपर यूट्रस, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देता है, थिकनिंग, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री हो पाएगी क्या, यानी ये स्पर्म की एंट्री को भी रोकता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन एक काम और करता है, अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है तो फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी है, सीक्रेटरी एबिलिटी है, वो भी सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को भी सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ओवा मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हो फर्टिलाइज एग को नरिशमेंट मिलता है, क्योंकि सिक्रेटरी सेल होते हैं वो भी सप्रेस हो जाते हैं। यानी ये नहीं, नेचर नहीं चाहती कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट ओव्यूलेशन हो, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन हो, सेकंड बेबी कंसीव हो, तब मतलब उस समय सारे सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ होगा तब तक उस फीटस को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मींस उस फीटस को प्रॉब्लम क्रिएट कब होगी, जब नेक्स्ट फीटस बनना चालू हो जाए या कोई और साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो सारी सिस्टम को ब्लॉक करके टोटल बॉडी का फोकस उस फीटस के डेवलपमेंट पर फोकस करता है ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट समझ में आ गया, एक तो फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, इधर जीएनआरएच के सीक्रेशन को रोक देगा, सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी। इधर सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा, क्योंकि बॉडी को तो ये फील हो रहा है ना कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है, तो इसके म्यूकस को थिक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से भाई यूट्रस के अंदर बेबी मेंटेन हो पाए, पर बेबी नहीं है पर फीलिंग करवा रहे हैं हम, स्पर्म की एंट्री यहां से रुक जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, और आप ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो तो ये तरीका है जिसको आपको भाई डेली लेने पड़ती है विदाउट ब्रेक, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग दोनों लेते हो तो इसका फायदा क्या हुआ, वही क्या निकला साइंटिस्टों को, इसका बेनिफिट क्या हुआ समझो। प्रोजेस्टेरोन आपको ले रहे हो तो आपको पर डे लेने पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, सिस्टम सारे ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होते हैं उनको वॉमिटिंग, नाउसिया, हेडेक, ये कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं आना स्टार्ट रहेंगी। और सोचो नॉर्मल केस में अगर ये चीजें कंटिन्यू आपको मेंटेन हो रही हैं तो आपका बीएमआर सब बिगड़ जाएगा, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, यहां तक कि कई फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर तक हुआ था इससे, तो बहुत डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। पर कुछ साइंटिस्टों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा क्यों ना एक काम किया जा सकता है, क्या कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन कराया जा सकता है, ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो को, साइकिल तो स्टॉप है, मतलब बॉडी को फील कराया जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ ओके है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, फ्लो हो रहा है मतलब साइकिल चल रही है, तो उससे बीएमआर कंट्रोल में रहेगा और जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो नहीं होंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने अगला जो बनाया वो बनाया प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या फायदा हुआ, अब देखो कॉम्बिनेशन का फायदा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का फायदा यह हुआ
कि इनको 21 डेज तक लेना होता था। कितने दिन तक? 21 डेज तक। इसकी तो पूरी मैकेनिज्म हम लेके चल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका डिटेल दे रखा है। तो इसके अंदर बस एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या समझ में आ गया, पर एस्ट्रोजन क्या काम करता है ये भी समझा दूं। भाई एस्ट्रोजन का काम तो एक ही होता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिक करना, थिकनिंग। पर इस बार हम नेचुरली थिक नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियली थिक करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा करके। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ बस एस्ट्रोजन सपोर्टिंग है। अब थिकनिंग का फायदा क्या होगा यहां पर, आप समझो मेरी बात। इस कंबाइंड पिल के अंदर थिकनिंग का क्या फायदा होगा, ये तो मैकेनिज्म प्रोजेस्टेरोन करेगा ही करेगा। अब एस्ट्रोजन का क्या रोल है थिकनिंग के अंदर? अब देखो फीमेल, मैंने समझाया ना कि ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली के नाम से, ठीक है। जिनको 30 डेज का अगर मंथ है तो 30, ठीक है, 30 डेज लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको 30 के 30 दिन लेने को पड़ेगा विदाउट ब्रेक, ठीक है, या सॉरी विदाउट गैप, ठीक है। कोई बिना ब्रेक किए बिना गैप किए कंटिन्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी शर्त है। तो आप कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें हाई लेवल है भाई, तो दे नहीं सकते, जो बॉडी को और साइड इफेक्ट हो जाएंगे। एक नॉर्मल लेवल जो एक दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विदाउट ब्रेक आपको लेना पड़ेगा इसको, ये शर्त थी। तब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना कॉम्बिनेशन पिल बनाया जाए। अब इसका फायदा क्या है कॉम्बिनेशन का, देखो अब इसको समझाते हैं हम। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट मिलेगा, वो तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी समझ में आएगी अच्छे से। अब एनसीईआरटी ने बोला जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे कंबाइंड वाले, पर उन्होंने कंबाइंड और इसको अलग अलग नहीं किया, हमने आपको एकदम क्लियर करके समझाया कि एक्चुअल में क्या है। द पिल्स आर टेकन ओरली फॉर 21 डेज। तो इनके लिए क्या बनाया भाई, 21 डेज देंगे हम। अगर 28 डेज की साइकिल है, 28 दिन के लेके चलते हैं, तो 21 दिन तक हम इन गोलियों को देंगे और 7 दिन का हम गैप करेंगे। जब 7 दिन का गैप होगा तो इस गैप के अंदर क्या होगा और 21 डेज में क्या होगा भाई, 21 डेज तक आपने एस्ट्रोजन को भी बढ़ा के रखा है और प्रोजेस्टेरोन को भी बढ़ा के रखा है, कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से नहीं, ये आर्टिफिशियली बढ़ा के रखा है। तो जब दोनों को बढ़ा के रखोगे तो आप समझ रहे हो एंडोमेट्रियम बन भी रही है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन अपना इनहिबिटरी वाला इफेक्ट भी कर रहा है सारा का सारा, ठीक है। पर जैसे ही आपने दोनों टैबलेट्स को देना बंद कर दिया तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, भाई ब्रेकडाउन कितने दिन तक चलता है भाई, मुश्किल से 5 से 6 दिन चलता है, ठीक है। तो समझना मेरी बात, तो 7 दिन का हमने ब्रेक रखा है, इसको भी एकदम तो चालू नहीं हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि ओवल्यूशन ओवर जनरेट होने में भी टाइम लगेगा। तो 5 से 6 दिन का हमने क्या रखा है यहां पर भाई, ब्रेक किया भाई, 5 से 6 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, हमने मैक्सिमम 7 दिन के लेके चला, तो 7th डे 7 दिन का हम गैप करेंगे तो अगेन इस टैबलेट को लेना चालू कर देंगे। अब देखना क्या तरीका है इसका। तो क्वेश्चन आता है 21 डेज तक हम इस टैबलेट को लेते हैं, कितने दिन गैप करते हैं, क्वेश्चन आएगा 7 डेज का हम गैप करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से लेते हैं और किस दिन तक लेते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। 5th डे से स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करते हैं और 25th डे तक लेते हैं, ठीक है, 7 डेज का गैप, ठीक है। मान लो यहां हमने देखो 28 डेज दिखा रखे हैं, बिल्कुल ठीक दिखा रखे हैं। अब समझना, समझ में अच्छे से आएगा। पहली टैबलेट, पहली गोली हमने कब ली, पहली गोली हमने ली भाई 5th डे से स्टार्ट कर रहे हैं, 5वें दिन हमने पहली गोली ली भाई। 1 तारीख को अगर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है किसी फीमेल का, 1 तारीख को अगर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है तो 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल चलता है, तो हमने 5th डे से ही इस टैबलेट को लेना स्टार्ट कर दिया। मेंस्ट्रुअल लगभग खत्म हो गया होगा, 5th डे हमने टैबलेट को लेना स्टार्ट कर दिया। तो 5th डे हम पहली टैबलेट लेंगे, 6th डे हम दूसरी लेंगे, 7th 8 9 10 11 कंटिन्यू रखेंगे इसको, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 25th डे तक हम इसको कंटिन्यू लेते रहेंगे। आप समझ गए ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th डे तक हमने इसको कंटिन्यू लिया। समझना मेरी बात, बहुत आराम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5th डे से स्टार्ट किया आपने यहां पर, 5th डे से किस डे तक ले रहे हो, 25th डे तक ले रहे हो, ठीक है, 25वें दिन तक ले रहे हो इसको, ठीक है, 5वें दिन से 25वें दिन तक। फिर आप गैप करोगे, पहले ये लाल वाली गोलियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है, 21 टैबलेट्स का ही रैपर आता था जिसमें 7 दिन तक इन गोलियों को छोड़ना होता था, ठीक है। जब उनको गैप करोगे तो गैप से क्या होगा, गैप से अगेन भाई 28 डेज का रैपर है और मंथ अगर 30 भाई 28 डेज का भी मंथ होता है, बट 30 डेज मान के चलो, तो
लगभग 7 डेज का गैप आ गया। तो भाई 25 के बाद, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आप जानते हो 25 पीक पर आ जाता है, उसके बाद तो सब कुछ डिक्लाइन होना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। तो 25 के बाद क्या होगा, 25 के बाद गैप आ गया, यानी दोनों हार्मोन नेचुरली डाउन होना चालू हो, जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है ना, 25 पर एकदम पीक पर आएगा प्रोजेस्टेरोन, और 25 के बाद एकदम प्रोजेस्टेरोन डाउन होना चालू हो जाएगा, वही हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। और 28 के बाद कॉर्पस ल्यूटियम नेचुरल में डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाता है, ये आपको पता है। तो वही कोशिश कर रहे हैं बेटा कि 25 तक ध्यान रखना है आपको, कंटिन्यू लिया, और 25 के बाद हमने गैप कर दिया, 7 डेज का गैप करते ही एंडोमेट्रियम तो बनी थी, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन भी तो साथ दे रहे थे आप। तो एंडोमेट्रियम बनने की वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक होना स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ब्रेक होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। और जब गैप पूरा कंप्लीट हो जाता है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से आप इस टैबलेट को देना चालू कर देते हो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से 7 डेज का गैप करोगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि 30 डेज का मंथ है तो 7 डेज का आप गैप करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। 1 डे से लेकर के 21 डेज तक, 1 डे से लेकर 21 डेज तक आपने ये किया, और फिर 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नॉर्मल 28 ही लेके चल रहे हैं ये। 7 डेज का आपने ब्रेक किया, देन अगेन क्या हो गया, आपने फिर से टैबलेट लेना चालू कर दी। यानी जब स्टार्टिंग करोगे, जब स्टार्टिंग टैबलेट करोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करोगे, भाई किस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, 1 तारीख से चालू हो रही है, तो हम 5 तारीख से 5th डे से हम इस टैबलेट को लेना चालू कर रहे हैं, फिर रेगुलरिटी हो जाएगी। भाई 5th डे से चालू कर रहे हैं, 21 दिन गोली खाएंगे, 7 दिन छोड़ेंगे, फिर हम 21 दिन गोली खाएंगे, 7 दिन छोड़ेंगे, फिर 21 दिन गोली खाएंगे, 7 दिन छोड़ेंगे, ये प्रोसेस मेंटेन हो जाएगी। स्टार्टिंग कब कैसे होगी, स्टार्टिंग के लिए आपको पहले नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना, देखने पड़ेगी कब से स्टार्ट हो रही है, 1 तारीख से, नेचुरल वाली, ये तो आर्टिफिशियल वाली नीचे वाली। नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो टैबलेट कब लोगे, नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लोगे, ठीक है। टैबलेट लेते हैं क्योंकि नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे के बाद ऑटोमेटिकली FSH LH का लेवल बढ़ता है, आप समझ रहे हो ना। तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने टैबलेट लेना चालू कर दिया, FSH और LH का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लोगे आप 25th डे तक, फिर 7 डेज का गैप, फिर साइकिल चलती रहेगी, ऐसी चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, भाई 5th डे हमने नेचुरल से काउंट किए हैं, उसके बाद 7 डेज का गैप, फिर 5th काउंट नहीं करना है, फिर तो रेगुलरिटी चलेगी। एक बार चालू कर दिया आपने 5th डे से 25th डे तक, 7 डेज का गैप, फिर अगेन लेना स्टार्ट कर दिया 21 डेज तक, फिर 7 डे का गैप। पर एक दिक्कत आई साथ में इसके, क्या दिक्कत आई, भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो महिला थे वो नहीं समझ पाते थे यार, 7 दिन भूल जाते थे, 7 के 10 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 15 दिन भी कभी कभी भूल गए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती थी। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने यार एक काम करते हैं, एक रैपर ही बनाते हैं 28 डेज का, उन्हें ठीक है इस रैपर में हम कुछ टैबलेट डाल देते हैं रेड कलर की, उन्हें ये क्या करेंगे, भाई ये टैबलेट होंगे आयरन के, ठीक है, ये आयरन है सारे, ठीक है, ये सारे के सारे आयरन पिल्स हैं बेटा। 7 हमने आयरन पिल्स जोड़ दिए इसके अंदर, इससे क्या होगा, इससे भाई फीमेल को आयरन भी मिलेगा क्योंकि ब्लड लॉस होता है इसके अंदर, तो और फीमेल की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहेगी। उसको कह देंगे भाई जिस दिन से आप रैपर स्टार्ट कर रहे हो तो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन देख लो, 5वें दिन से चालू कर दो, बस उसके बाद पत्ते खट्टे ले जाओ और खाना चालू कर दो बिना गैप के, कंटिन्यू खाओ, कंटिन्यू खाओ, ये भी बस भाई 25 का 25 हो गए, फिर कंटिन्यू लेते रहो, कंटिन्यू लेते रहो, फिर से स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू लेते रहो, तो ऑटोमेटिकली 7 डेज का गैप आ जाएगा कंटिन्यूटी के अंदर। तो इससे बड़ा बेनिफिट मिला, एक तो उनको आयरन की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई, 7 डेज का गैप भी हो गया, और फीमेल को भूलने वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, भाई भूलना है कब छोड़ना है कब लेना है, कंटिन्यू लेना है अब तो, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने 7 डेज का गैप कर दिया इन आयरन पिल्स को ऐड करके। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि बॉडी के अंदर क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हमने बढ़ा दिया और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा दिया। दोनों का लेवल कितने दिन तक बढ़ाया, 21 डेज तक हमने दोनों को इंक्रीज कर दिया। प्रोजेस्टेरोन ने 21 डेज में क्या काम किया, इस सबको किया। प्रोजेस्टेरोन ने GnRH को ब्लॉक किया, LH को ब्लॉक किया, FSH को ब्लॉक किया, ये भी ब्लॉक हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम भी समझ रहे हो मेंटेन होता था वो भी मेंटेन नहीं रहा, उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो गई, ओव्यूलेशन भी रुक गया, म्यूकस भी थिक हो गया, स्पर्म की एंट्री भी रुक गई, सब सिस्टम ब्लॉक हो गया। एस्ट्रोजन ने क्या काम किया इन 21 डेज में, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिक कर दिया। अब 21 डेज के बाद जैसे ही आपने इन गोलियों को लेना छोड़ा या इनको रिप्लेस किया आयरन टैबलेट से, आयरन पिल से, तो जो बनी हुई एंडोमेट्रियम थी, क्योंकि बनी थी,
उसका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, टूट के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फीमेल को फील होगा सब कुछ नॉर्मल है, भाई मेंस्ट्रुअल चल रहा है तो मतलब सब कुछ नॉर्मल है। बॉडी को भी फील ऐसा ही होगा, तो सबका बीएमआर मेंटेन रहेगा और सब चीजें काफी मतलब कंपेरेटिव बेटर थी, बेटर फील हुआ इससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन से। पर दिक्कत एक ही आती है, आप आर्टिफिशियली भाई प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहे थे, आपने एस्ट्रोजन भी बढ़ाना चालू कर दिया बॉडी के अंदर, तो साइड इफेक्ट तो आएंगे ही। जितना आप एस्ट्रॉइड बॉडी में इनबिल्ड करोगे बाहर से, साइड इफेक्ट आने ही आने हैं। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, खतरनाक साइड इफेक्ट थे, पर हाँ कंसेप्ट तो समझना है। वो तो भाई बाद में बंद इसीलिए हो गई, गवर्नमेंट ने तो उसको बड़ा एडवर्टाइज किया था, भाई टीवी पे ऐड आता था, माला डी माला एन, ठीक है, ये वो बच्चों के अंतर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। अगर पुराने चैनल्स पे आपने कहीं ध्यान दिया हो, देखा हो, तो बड़ा गवर्नमेंट ने ऐड किया। गवर्नमेंट का तो एक ही फोकस था, कुछ भी करो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, कुछ भी करके, चाहे उसका साइड इफेक्ट हो, जब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तब वो चीज ऑटोमेटिकली फिर बंद करनी पड़ती है। पर स्टार्टिंग में ये हुआ था, तो मैकेनिज्म समझ में आई होगी बेटा, क्यों हमने कॉम्बिनेशन लिया, क्यों हमने सिंगल पिल स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में। तो मिनी पिल जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन हुआ करता था, कंबाइंड पिल जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हुआ करते थे। तो इस मैकेनिज्म पर एनसीईआरटी ने ओनली कंबाइंड पिल की बात की है, तो एनसीईआरटी ने उसी का मैकेनिज्म बताया। इस पर क्वेश्चन भी आया है कि इन टैबलेट्स को कितने दिन तक लेते हैं, ओनली 21 डेज तक लेते हैं। कितने दिन का गैप करते हैं, 7 डेज का गैप करते हैं। नेचुरल मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट करते हैं तो उसके किस दिन से स्टार्ट करनी चाहिए, 5th डे से, ठीक है। किस दिन तक लेनी चाहिए, नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21 डेज तक, सॉरी 25th डेज तक, ठीक है। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हो, 25th डेज तक कितनी टैबलेट लेनी चाहिए, 21। फिर कितना गैप करना चाहिए, 7 डेज का गैप। अगेन फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर गैप, फिर साइकिल स्टार्ट, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। इन 7 दिन में एंडोमेट्रियम टूट के बाहर, फिर से 21 दिन में एंडोमेट्रियम बनेगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, सारी मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएंगे जो दिखाए थे आपको, वो मैकेनिज्म अपना करेगा। ये एक सिस्टम चलता रहेगा जब तक इसको आप लेते रहोगे। पर सहेली से बेहतरीन थी, समझ में आया। सहेली में तो कोई चक्कर ही नहीं था, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा था, इम्प्लांटेशन भी, सॉरी फर्टिलाइजेशन भी हो रहा था, ओव्यूलेशन भी हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी तो उसको बहुत समझ लो कंपैरेटिव प्रायोरिटी ज्यादा मिली सहेली को, क्योंकि वो नॉन स्टेरॉयडल थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइड इफेक्ट कंपैरेटिव इसके बिल्कुल कम थे, ठीक है। सब कुछ हो रहा था, बस इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाती थी, ठीक है। एस्ट्रोजन के इफेक्ट को सप्रेस कर देती थी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनिंग ही नहीं होती थी, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल थी फॉर इम्प्लांटेशन, ये खास बात थी। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा। इसी के बेस पर मैं बोल रहा हूं, जो अभी इन्होंने मैकेनिज्म बताया था कि काम कैसे करते हैं। ये तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, समझ में आ गया। अल्टरेशन इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम 2, भाई यूट्राइन एंडोमेट्रियम में अल्टरेशन करते हैं, यानी उसको अनस्यूटेबल बना देते हैं, यानी प्रॉपर। क्यों अनस्यूटेबल बना देते हैं, मैंने समझाया भी था। आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन भी दोगे तब भी भाई इससे फायदा क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन देने से आपने भाई क्या काम कर दिया, ल्यूटियल एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया। क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाया, आपने तुरंत एलएच को रोक दिया। वो एलएच नहीं निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने सिंथेटिकली इसको दिया है, तो एंडोमेट्रियम अनस्यूटेबल होगी फॉर इम्प्लांटेशन। तो सीधी सी बात है, थिकनिंग होगी पर अनस्यूटेबल होगी फॉर इम्प्लांटेशन। चेंजेस इन द सर्विकल म्यूकस, भाई उसके म्यूकस में चेंज हो जाएगा, वो और थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी था। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी है और सिक्रेटरी एबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, तो सब रुक जाएगा, सीधी सी बात। तो मैकेनिज्म समझ में आ गई किस तरीके से वर्क करते हैं, कितने दिन लेते हैं, कितने दिन नहीं लेते। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, पहले यहां तक क्लियर करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। सर क्रिस्टल क्लियर, ओके। बच्चे पूछ रहे हैं, मतलब बच्चे अपनी चैटिंग में मस्त रहते हैं। किस स्कूल से हो आप? अरे बेटा ध्यान रखना, चलो खैर बोलना नहीं चाहिए मुझे ऑनलाइन। इस दुनिया में जो सक्सेस होता है, जो अपने को प्रूव करके दिखाता है, दुनिया उसके साथ होती है। यहां पर कितना भी आप मीठी मीठी बातें कर लो, किस स्कूल से हो, कहां हो, क्या फ्रेंडशिप करोगी, अरे ध्यान रखना सब टेम्परेरी है। अगर आपको परमानेंट कुछ करना है तो प्रूव करना होगा आपको, यार हम कुछ हैं, तभी दुनिया आपके साथ है, ठीक है।
चाहे कोई भी हो बेटा, ठीक है, राधा हो या जो भी है XYZ, ठीक है, नाम तो मैं ऐसे ही भूल गया मैं, ठीक है, नाम तो अच्छा हट ही गया, चलो ठीक है, जो भी है भाई, काजल हो, रोशनी हो, राधा हो, सब तभी साथ हैं आपके जब आप सक्सेस हो, और आप सक्सेस हो तो दुनिया आपके साथ है, और अगर आप सक्सेस प्रूफ करके नहीं दिखाते ना, आपके संग कोई भी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, अपने ही साथ छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेटा इन चक्करों में मत पड़ो, ठीक है, ये भाई चैटिंग में आकर के आप अपनी दोस्ती बढ़ाना चालू कर देते हो, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है, किक पड़ती है तगड़ी वाली। तो सीधी सी बात है, फोकस करो कहां पर, नीट का एग्जाम, ओनली नीट का एग्जाम, और सक्सेस हो जाओगे, दुनिया आपके साथ होगी, ठीक है, नहीं चाहोगे फिर भी लोग आपके साथ होंगे। तो इसलिए बेटा इन चक्करों में मत पड़ो, जब भी उठा के देखता हूं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। नो डाउट सर, ओके, सब कुछ क्लियर हुआ, ओके, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है बेटा। सर बेबी चाहिए ही नहीं तो कॉपुलेशन क्यों करना है? बेटा आपकी बात सही है, पहले ऐसे ही होता था, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे भाई, वो तभी कॉपुलेशन करते थे जब उनको, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग या संतान या बेबी चाहिए होते थे। बट भाई आज की डेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले वो योगी थे, ठीक है, वो हार्मोनल सिक्रेशन को कंट्रोल करना जानते थे, यानी अपने ऊपर उनको नियंत्रण था। बट आज की डेट में आपको पता है क्या है? हार्मोनल फ्लक्चुएशन। हार्मोन कहां लेके जाओगे, ठीक है, आपको पता है हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो सकते। जब हार्मोन कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि आप योगा चीजें कोई नहीं करता, ठीक है, लोग आज की डेट में क्या हो चुके हैं, बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है हार्मोन्स का, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल ही खत्म हो गया अपने ऊपर। जब कंट्रोल खत्म हो गया तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये चीज डिजायर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कॉपुलेशन लोग करते हैं। और ध्यान रखना, सारी स्पीसीज के अंदर दुनिया में सिर्फ एक ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीसीज है जो कॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो प्लेजर क्रिएट करता है, या प्लेजर के लिए लोग करते हैं, ठीक है, पर और स्पीसीज ओनली संतान पैदा यानी ऑफ स्प्रिंग के लिए, बेबी के लिए करते हैं, और जितनी भी स्पीसीज हैं। पर ह्यूमन अकेला ऐसा है जहां कहीं ना कहीं जो कॉपुलेशन या सेक्स की बात करते हैं, वो प्लेजर या इन सब चीजों के लिए करता है, ठीक है, इतना डिफरेंस है बस। तो ऐसा नहीं है कि कॉपुलेशन क्यों, कॉपुलेशन का कारण हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स करवाते हैं, ठीक है, तो बस वही तो मैं कहता हूं। तो हॉर्मोन्स तब करवाते हैं जब आप उसी के बारे में सोचते हो। अगर आप वाकई में, और मैं खुद कहता हूं ये वाली बात, कि अपने माइंड को अगर आप एक ही जगह फोकस करो, कहां फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, तो ऑटोमेटिकली वहां से डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो आप भाई सीधी सी बात है, हार्मोन भी अपने कंट्रोल में आएंगे धीरे से, और आप एकदम फोकस कर पाओगे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ पाओगे आप कि करना क्या है, फोकस, एकदम फोकस, माइंड को जगह मत लेके जाओ, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, ओके। साइड इफेक्ट बताने वाला हूं सारे के सारे में बेटा। रेड आयरन टैबलेट है और व्हाइट टैबलेट बेटा, यही तो समझा रहा हूं तब से, व्हाइट टैबलेट प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बोथ कंटेनिंग, ठीक है, यानी हार्मोन स्टेरॉइड कंटेनिंग टैबलेट व्हाइट वाली हैं, और आयरन कंटेनिंग टैबलेट, ठीक है, आयरन तो हमने जोड़ा है इसके अंदर गैप क्रिएट करने के लिए। आप सुना तो करो, कितने बड़ी तरीके से समझा रहे हैं आपको। सर मैजिक सीख गया, बहुत बढ़िया, मैजिक सीख गए, सही है, चलो ठीक है, एकदम क्लियर, मैक्सिमम बच्चे एकदम क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो एक तो चीज क्लियर हो गया। एंडोमेट्रियम का कंसेप्ट समझना बेटा, एंडोमेट्रियम अनस्यूटेबल, एंडोमेट्रियम सूटेबल तभी होती है समझना जब उसको कंट्रोल करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है। तो पहली बात है एंडोमेट्रियम अनस्यूटेबल, ठीक है, होगा ही नहीं पहले, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक गई, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि सब सिस्टम ब्लॉक हो गया। पर एंडोमेट्रियम की जो एक्चुअल में सिक्रेटरी एक्टिविटी है, जो उसकी वैस्कुलरिटी है, जो उसकी थिकनिंग नेचुरली 2 टाइम जो हो रही थी, वो एकदम स्यूटेबल हो रही थी किसके लिए, वो प्रॉपर इंप्लांटेशन के लिए। यहां तो हमने आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन के लेवल को एकदम बढ़ा के रखा है भाई, वहां क्या है, एस्ट्रोजन स्लोली धीरे बढ़ता है, फिर रिड्यूस होता है, फिर बढ़ता है, ये साइकिल प्रॉपर चलती है, जो एंडोमेट्रियम को वाकई में सूटेबल बनाती है इंप्लांटेशन की। पर यहां ऐसा हमने किया, यहां तो टोटली 21 डेज तक एस्ट्रोजन के लेवल को हमने क्या करके रखा है, बढ़ा के रखा है। तो थिकनिंग होगी, पर वो थिकनिंग सूटेबल नहीं होगी फॉर इंप्लांटेशन, क्योंकि नेचुरल जब तक साइकिल नहीं चलेगी, फ्लक्चुएशन इस तरीके से एस्ट्रोजन की पीक में नहीं आएगा, वो सूटेबल नहीं होगी, ठीक है। बस खाली थिक हो जाना ही सफिशिएंट नहीं होता इंप्लांटेशन के लिए, आप समझ रहे हो ना। तो उसका प्रॉपर मेंटेन होना भी जरूरी है, जो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंटेन होता है। अब इसके अलावा और कौन सी डिवाइस है, तो हमने देखो क्या क्या डिवाइस पढ़ ली, नेचुरल वाले हमारे क्लियर हो गए, ठीक है।
इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारी एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। कंसेप्ट सबके एक ही है भाई, हार्मोन यूज कर रहे हो तो ओनली प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन यूज कर रहे हो तो मैकेनिज्म मैंने बता चुका हूं, हर बार वही मैकेनिज्म होगी, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम सिर्फ थिकनिंग करना है, थिकनिंग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें इसको तोड़ के बाहर निकालना है, फील कराना है बॉडी को क्या कि यार मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, मींस साइकिल चल रही होगी, ऐसा फील कराना है, इसलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की हमने। रियल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही, ये धोखा है, रियल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही, ध्यान रखना, ये पूरी साइकिल नहीं चल रही, उस साइकिल का सिर्फ एक पार्ट चल रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो बॉडी को फील करा रहा है कि यार सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। टेंशन मत ले, अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से होने दे, तो बॉडी अपने आप धीरे धीरे सही चलती है। ध्यान रखना है, ये नेचुरल नहीं हो रहा कुछ भी, इसको फील कराया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइस आए भाई? इंजेक्टेबल डिवाइस आए भाई, डिपो-प्रोवेरा, सॉरी इंजेक्टेबल डिवाइस की बात करते हैं, डिम्पा। बहुत, जब भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, आफ्टर सिलेक्शन देखोगे वहां पर, ठीक है, आप तो गवर्नमेंट में जब देखोगे तो जगह जगह बैनर लगे होंगे डिम्पा, ठीक है। डिम्पा यानी इंजेक्टेबल डिवाइस, इसमें ओनली सिंगल हार्मोन यूज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, डिम्पा के अंदर। तो डिम्पा की बात करते हैं, यहां पर हमने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाइड कर दिया। भाई कभी भी हार्मोन आपके ब्लड में स्टोर नहीं होते, ध्यान रखना, आप जानते हो। तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन ब्लड में स्टोर नहीं होगा, आप ब्लड में लगा रहे हो तो वो जाएगा अपना काम, समझ रहे हो ना, आपको मेंटेन करना है उसको भाई 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, जितना भी चाहते हो। तो डिम्पा जो आता है वो 3 मंथ के लिए आता है इंजेक्शन, 1 मंथ का भी इंजेक्शन आता है। तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इसमें जब इंजेक्ट कराओगे तो डिपोर्ट मतलब क्या होता है, डिपोर्ट बहुत मैं कॉमनली कंसेप्ट बता रहा हूं, कई बच्चों को पता ही नहीं होगा डिपोर्ट का मतलब होता है। डिपोर्ट का मतलब होता है स्लो रिलीजिंग, डिपोर्ट का मतलब स्लो रिलीजिंग, या हमने प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाई कर दिया, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, या नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन नहीं है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, यानी मॉडिफाइड प्रोजेस्टेरोन। जो क्या होता है अभी आगे क्या लगा है, डिपोर्ट, जो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होगा, ठीक है, धीरे धीरे जितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है उस हिसाब से ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। तो समझना मेरी बात, जब मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट का कन्वर्जन होगा नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन में धीरे धीरे, अगर आपने 1 मंथ के लिए तो 1 मंथ में धीरे धीरे होगा, 3 मंथ के लिए तो 3 मंथ में धीरे धीरे होगा, तो उसको मॉडिफाइड किया है, इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। तो ऑलरेडी, ठीक है, डिपो प्रोवेरा के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डिपो प्रोवेरा, इसको हम डिम्पा के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टेबल डिवाइस है, फीमेल के अंदर से इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए, फीमेल में इंजेक्ट किया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को धीरे धीरे क्या करता है, ठीक है, मेंटेन करता है ब्लड में 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ आगे के लिए। ये 3 मंथ के लिए इफेक्टिव डिवाइस होती है, इसको इंजेक्टेबल डिवाइस कहते हैं, इसको डिपो प्रोवेरा के नाम से आती है, डिम्पा के नाम से, 2 पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आता है इम्प्लांट, ये बड़ा मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा है, आपने जगह जगह बैनर भी देखे होंगे उसके, फ्रीडम 5 साल की फ्रीडम, मुक्ति, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें दिखेंगी कब, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो जगह जगह डिस्पेंसरी होती है, वहां उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोग्राम चलाए जा रहे होते हैं, उनका एड हो रहा होता है, मैंने बताया था मीडिया के कई तरीके से, तो वहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी, या कि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर्स हो तो आप जब भी हॉस्पिटल्स विजिट करते हो तो ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इम्प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब समझते हो ना, इम्प्लांटेशन, इसको नॉर प्लांट भी बोलते हैं। तो ये हमने सिलिकॉन, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीकी से कैप्सूल, ये बहुत मतलब फीमेल, आज की डेट में फीमेल्स बहुत यूज करते हैं इसको, ठीक है, इम्प्लांटेशन मेथड को, डिपो, ठीक है, इसको ठीक है, इम्प्लांटेशन मेथड को, ठीक है। तो अगर इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो हम करते क्या है भाई, जो हमारी स्किन का भाई पहले तो एपिडर्मिस होती है, डर्मल रीजन होता है, तो डर्मिस वाले रीजन में कट, क्योंकि भाई एपिडर्मिस तो डेड लेयर है, ठीक है, वहां तो ब्लड होगा नहीं, हमें पहुंचाना कहां है, ब्लड, डर्मिस में, ठीक है, डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू है, तो कट करके डर्मल रीजन में इन 6 कैप्सूल को पंच किया जाता है, ठीक है। मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा कैसे करते हैं। सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं बेटा, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन फिलअप होता है, जो धीरे धीरे रिलीज होता है और 5 ईयर तक इफेक्टिव होते हैं, 3 ईयर और 5 ईयर 2 के कॉम्बिनेशन आते हैं इनके, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको इम्प्लांट भी बोलते हैं, इसको नॉर प्लांट भी बोलते हैं, इम्प्लांट बोलो, नॉर प्लांट बोलो, दीज आर प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस विच आर इम्प्लांट सब डर्मली, क्योंकि एपिडर्मिस में तो कर नहीं सकते, डर्मिस के नीचे करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, लगभग 3 to 5 ईयर के लिए, ठीक है। नॉर प्लांट इज प्रोजेस्टिन, ओनली प्रोजेस्टिन, ध्यान रखना इन सब के अंदर एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन नहीं लिया,
एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन सिर्फ हमने कब लिया था, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में लिया था, पर उसके साइड इफेक्ट यही थे कि आप आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन के लेवल को अगर बढ़ाओगे तो बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। आप बोलो भाई नॉर्मली देखो, जरा भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में फ्लक्चुएशन होता है तो फीमेल में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोचो कि अगर आप बाहर से एस्ट्रोजन का लेवल इंजेक्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, साइड इफेक्ट तो आने हैं। तो वो बहुत कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड पिल भी बहुत समय तक नहीं चले, बंद कर दिए गए। फिर इंजेक्टेबल का जमाना आ गया, फिर आज के में इम्प्लांट का जमाना आ गया। ठीक है, तो इम्प्लांट में क्या होता है, मैंने बताया 6 समझाई देता हूं मैं, डायग्रामेटिकली समझोगे तो अच्छे समझोगे। ठीक है, इसकी जो सिरिंज आती है वो एक बहुत स्टेनलेस स्टील की होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, इन कैप्सूल को इम्प्लांट करने के लिए तो इसको आप क्या करते हो, इनमें कैप्सूल को आप इंजेक्ट कर देते हो। फिर सब डर्मली, समझना मेरी बात, सबसे पहले आपको क्या बनाने पड़ते हैं, यहां पर इंडिकेशन करने पड़ते हैं कि कहां कहां आपको कैप्सूल को इम्प्लांट करना है। सबसे पहले आपने सब डर्मली ऊपर स्किन के ऊपर इस तरीके से आपने जहां जहां इसको इम्प्लांट करना है। अब आप इस सिरिंज को लोगे, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील की होती है, इसमें सिलिकॉन के कैप्सूल को डाल दोगे, दिखाया भी हमने डालते हुए, इसे समझ में भी आपको आ जाए ओनली कॉन्सेप्ट, और सीधे इसको पुश कर दोगे, अंदर डाल करके पुश कर दिया, कैप्सूल यहां पर एंटर कर गया, कैप्सूल की एंट्री हो गई सब डर्मल रीजन के अंदर। सेकंड कैप्सूल की एंट्री हो गई। इस तरीके से ये 6 कैप्सूल आपके सब डर्मल रीजन में इम्प्लांट हो जाएंगे। एक हल्का सा भी कट लगता है एक, ठीक है, तो हल्का सा उसके अंदर क्या, ठीक है, एक स्टिचेस लगा करके खेल खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, तो सब डर्मल रीजन में 4 आर्म्स में इसको इम्प्लांट किया जाता है। समझ में आ गया होगा, जो 3 to 5 ईयर तक इफेक्टिव होता है और धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन की मैकेनिज्म मैंने कल भी समझाई थी और आज फिर समझाई मैंने, करता कैसे है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, वापस आते हैं। दीज आर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइस, ठीक है, विच आर, ठीक है, इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव 3 to 5 ईयर। नॉरप्लांट इज प्रोजेस्टेरोन ओनली कंटेनिंग डिवाइस हैज 6 स्मॉल सिलिकॉन या जो परमेबल होते हैं कैप्सूल कंटेनिंग लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल। भाई प्रोजेस्टेरोन होगा तो लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल ही यूज करते हैं। ठीक है, एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन, ठीक है, फॉर लेफ्ट अपर आर्म। लगभग 5 ईयर तक के लिए इफेक्टिव हो जाता है, समझ गए होगे, इसलिए तो फ्रीडम 5 के नाम से बड़ा पॉपुलर है, फ्रीडम 5। अब आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो समझाता हूं मैं। इमरजेंसी समझ रहे हो ना, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं तो एक सिंगल टैबलेट भी आती है, कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। ठीक है, आई पिल के नाम से भी आती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो आई पिल के नाम से भी आती है। ठीक है, या मिफीपेरिस्ट्रॉन बड़ा फेमस है, मिफीपेरिस्ट्रॉन। ठीक है, RU486 इसके नाम से भी आती है। ये तो अगर कंडीशन थोड़ी बड़ी भी हो जाए, बेबी थोड़ा टाइम भी हो जाए, तो उसको अबॉर्ट करने में भी मिफीपेरिस्ट्रॉन को यूज करते हैं, यानी MTP में भी इसको यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मिफीपेरिस्ट्रॉन, क्योंकि अब मैकेनिज्म बताऊंगा एक एक करके। पहले समझो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब क्या है। इमरजेंसी का मतलब है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, रेप केस हो जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए, पता नहीं था फिर भी बेबी कंसीव हो गया। ठीक है, आप कैपेबल नहीं हो उसको, ठीक है, होल्ड करने में। ठीक है, आप समझना मेरी बात। तो बहुत सारी चीजें हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, यानी आप समझ रहे हो ना। तो उस इमरजेंसी केस में, ठीक है, आप या आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज की लाइक कोंडोम या कुछ भी, वो रप्चर हो गया, तो अब उस केस में क्या किया जाए, दिस इज इमरजेंसी। तो उस इमरजेंसी केस के अंदर आप इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज कर सकते हो। उनको बिफोर इंप्लांटेशन भी यूज करते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको आफ्टर इंप्लांटेशन भी यूज करते हैं, लाइक मिफीपेरिस्ट्रॉन, RU486। तो आप समझना मेरी बात। तो सबसे पहले हम आपको तरीके बताएंगे, क्या क्या वो तरीके हैं, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन, ये वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चन वाले पॉइंट समझा रहा हूं। NCERT तो उसमें 2 लाइनें दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं। एक तो NCERT की ये लाइन दे रखी है, ये अलग दे रखी है, ठीक है, और कॉमन लाइन दे रखी है मिफीपेरिस्ट्रॉन की, ठीक है, वो अलग दे रखी है। अब मैं पूरा मैं एक साथ मिक्स कर दिया, एक साथ लेकर के आया हूं, आप कंसेप्ट सेट रहे आपके। तो देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब है, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब समझो पहले, कि अगर आप किसी भी तरीके से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, मेनली प्रोजेस्टेरोन ही काम करता है, एस्ट्रोजन तो चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है तो एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाली आप दे सकते हो। किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो आर्टिफिशियली विदिन 72 आवर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो 72 आवर के अंदर अंदर अगर आपने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया, या तो वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंप्लांट कर दो, ठीक है, भाई वही LNG-20, ठीक है, बताया भी था मैंने आपको, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, इनको इंप्लांट कर दो यूट्रस के अंदर विद इन 72 आवर,
कॉपुलेशन के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर के अंदर अंदर अगर यूट्रस में इंप्लांट कर दोगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का काम करेगा। क्यों करेगा भाई? जैसे ही आपने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाया तेजी से, ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाते ही, मैंने आपको बताया भी था, पहली क्लास में भी बताया था, ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, जीएनआरएच रुकेगा, एलएच रुकेगा, और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन कर, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? एलएच। और एलएच रुक गया तो मेंटेन कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। और कॉर्पस ल्यूटियम निकल गया, डीजनरेट हो गया, एबॉर्शन हो गया। ठीक, इसी को बोलते हैं एबॉर्शन। कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाए, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि इनिशियल फेज में, ठीक है, अगर आपने कॉर्पस ल्यूटियम को रिमूव कर लिया, इनिशियल फेज का मतलब है इनिशियल 14 वीक, शुरू के 14, ठीक है, हफ्ते होते हैं बेटा, तब तक ध्यान रखना है जो एलएच है वो वर्क करता है इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का। और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कौन करता है? आप बोलोगे भाई इसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सॉरी मैं क्या बोल गया, ये बोलना चाहिए, मतलब ये बोल रहा हूं मैं, या ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि इनिशियली 14 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि वो सारे हार्मोन रिलीज करता है। और 14 वीक के बाद मैंने बताया था प्लेसेंटा जगह ले लेता है उसकी। ठीक है, 14 वीक इनिशियली कह सकते हो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, इनिशियली जो मेंटेन करने का काम करता है किसको? प्रेगनेंसी को। तो आप बोलोगे कौन मेंटेन करने का काम करेगा इनिशियली? तो इनिशियली मेंटेन करने का काम करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। और भाई जब तक प्लेसेंटा बन नहीं रहा, जब प्लेसेंटा बन जाता है तो उसकी जगह कौन ले लेता है? प्लेसेंटा ले लेता है। फिर प्लेसेंटा सारे हार्मोन रिलीज खुद करना जानता है। ठीक है, तो ये वाली बात, वो कंसेप्ट अलग था जो मैं बोल गया। वो कंसेप्ट था कि इनिशियली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब तक? 14 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और 14 डेज के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जब तक रहता है, कब तक रहता है? जब तक ये प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो रहा तब तक तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। जब वो डेवलप हो जाएगा तो वो उसको रिसीव करना चालू कर देगा, उसको मतलब उसकी जगह वो ले लेगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अगर आपने किसी भी तरीके से इनिशियल फेज में 72 आवर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया तो एलएच क्या हो जाएगा? सप्रेस। एलएच निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह पाएगा क्या? क्योंकि इनिशियल फेज में बात कर रहा हूं 72 घंटे के अंदर, यानी इंप्लांटेशन से पहले एचसीजी नहीं निकला। ठीक है, तो अगर एचसीजी नहीं निकले उससे पहले ही अगर आपने एलएच के लेवल को सप्रेस कर दिया प्रोजेस्टेरोन बढ़ा करके, तो क्या हो जाएगा? आप समझ गए, तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलएच का निकलना बंद हो गया और एबॉर्शन हो जाएगा, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो एक कंसेप्ट तो समझ में ही आ गया आपको। एक पहला तरीका वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के भी थ्रू कर सकते हो, इंजेक्शन के थ्रू इन हार्मोन को लेवल को बढ़ा, किसी भी तरीके से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा दो। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में भी एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल किसका होगा? प्रोजेस्टेरोन का, क्योंकि हमें क्या करना है? ल्यूटियल एक्टिविटी को सप्रेस करना है। वो कर दिया विद इन 72 आवर। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के इंप्लांटेशन से पहले, क्योंकि इंप्लांटेशन के बाद ये मेथड काम नहीं आएगा, फिर तो मिफीपेरिस्ट्रॉन देने पड़ेगी, और क्योंकि मिफीपेरिस्ट्रॉन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के अंगेंस्ट काम करती है, वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगी। यानी फिर प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है पर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं बेटा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, या अगर ये नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि मेन रोल प्रोजेस्टेरोन का ही है। कब? 72 आवर ऑफ कॉइटस हैव बीन, ठीक है, फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज, किसकी तरह? एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, लाइक RU486। जिस तरीके से RU486 या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है उस जो 72 आवर के अंदर लेने वाले होते हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होते हैं, जो 72 आवर के अंदर लेते हैं। और जो 72 आवर के बाद दिए जाते हैं उनके लिए हम लेते हैं मिफीपेरिस्ट्रॉन। समझ गए होगे मेरी बात, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अलग है, इनका मैकेनिज्म अलग है। या इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड साइट प्रिवेंट इंप्लांटेशन। तो यहां पर भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात कर रहे हैं, कौन सी? हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन
हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को अगर 72 आवर के अंदर अगर आप दे देते हो, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, तो ये ल्यूटेल एक्टिविटी को सप्रेस करके प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देगी। पहला कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस कुड बी यूज्ड टू अवॉइड, अब एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आनी चाहिए, किसके लिए करते हैं? अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। भाई रेप का केस हो जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या कोई आपने पिल्स लेते हो मिस हो गई, गलती से नहीं ले पाए, कोई डर है कहीं प्रेगनेंसी का, तो आप ले सकते हो, ठीक है। या अनप्रोटेक्टेड कोई इंटरकोर हो गया, ठीक है, समझाया मैंने, तो आप इनको ले सकते हो। ये कंडीशंस दे रखी हैं तो पता होनी चाहिए। अब मिफीपेरिस्ट्रोन का केस बता रहा हूं मैं। भाई मिफीपेरिस्ट्रोन जो होती है वो कैसे वर्क करती है? भाई कॉम्बिनेशन, ये तो मैं एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। मीजोप्रोस, ठीक है, प्रोस्टॉल कॉम्बिनेशन में भी आती हैं दो ड्रग। ये तब देते हैं जब बेबी का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया हो, ठीक है, तब डॉक्टर्स देते हैं कॉम्बिनेशन। तो मिफीपेरिस्ट्रोन सफिशिएंट है। when used in combination are more than 90% effective during first 50 days of pregnancy। प्रेगनेंसी को 50 डेज हो चुके हैं, आप समझ रहे हो ना, 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तब मजबूरी है ये देंगे, ठीक है। क्योंकि ये काम कैसे करते हैं? ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को एकदम खत्म कर देंगे। और मैंने बताया था कि अगर बेबी के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा तुरंत एबॉर्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही बेबी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट दिखा था, लिख भी दिया है मैंने, क्वेश्चन आया हुआ भी है। मिफीपेरिस्ट्रोन का एक नाम और होता है RU486, RU486, ठीक है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन के नाम से बहुत फेमस है। एंटी एस्ट्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन सहेली सेंट क्रोमिन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन मिफीपेरिस्ट्रॉन, ठीक है। RU486 दोनों पे क्वेश्चन बनता है, दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है। एक एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, एक एंटी एस्ट्रोजन है। इज अ सिंगल पिल ट्रीटमेंट, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर से इसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है, बाइंड करके वहां पर, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की बाइंडिंग को ब्लॉक कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट खत्म होने से एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट दो ही है यहां पर। एक कंसेप्ट क्या है? इम्प्लांटेशन से पहले 72 घंटे के अंदर आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दो। पहला, इंट्रायूट्राइन डिवाइस दे करके या किसी भी तरीके से आपने ब्लड में इसका लेवल बढ़ा दिया तो ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बेबी ग्रोथ कर रहा है। अब एक ही तरीका है, अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को खत्म कर दो। एक तरीका क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम को ही निकाल लो बाहर, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? भाई एक कुछ ऐसी ड्रग बनाओ जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को ही खत्म कर दे। तो क्या बना दी साइंटिस्टों ने? मिफीपेरिस्ट्रॉन, RU486, ठीक है। तो ये क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को खत्म कर देती है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट दिखाती है, तो प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो जाएगा, कंसीव नहीं होगी। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का कंसेप्ट आ गया। अब आते हैं साइड इफेक्ट। सबके साइड इफेक्ट ले रहा हूं एक साथ, जितने भी हमने बात की हार्मोनल डिवाइस के, ठीक है। देयर आर द साइड इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जितने भी मेथड आपने हार्मोन वाले यूज किए उनके साइड इफेक्ट क्या है? भाई जब भी आप इन हॉर्मोन्स के लेवल को बढ़ाओगे, चाहे इंट्रायूट्राइन डिवाइस की हेल्प से या, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हेल्प से, ठीक है, या इंजेक्शंस की हेल्प से या इम्प्लांट की हेल्प से, बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो आपको वही सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, लाइक नाउसिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, यानी एकदम तेजी से ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, इसको ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग से थोड़ा हटकी होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल, जो आप समझ रहे हो ना, अचानक से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, आपने टेबलेट छोड़ दिया आपने, ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं हो पाती, वो इरेगुलर हो जाती है ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन देखने को मिला था, जो इसका सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट था ब्रेस्ट कैंसर इन टैबलेट्स का। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं बेटा इनके, जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही इफेक्टिव तो नहीं होती। इफेक्टिव तो है, सॉरी, इफेक्टिव तो है, पर साइड इफेक्ट बहुत है। इसमें सबसे ज्यादा फेल्योर रेट अगर किसी का है तो नेचुरल मेथड का, उसमें भी किसका है? विड्रॉल मेथड का। सबसे इफेक्टिव 99 पॉइंट कुछ करके कौन से होते हैं? इम्प्लांट। इम्प्लांट सबसे इफेक्टिव है, लेटेस्ट है, इफेक्टिव है, इसके फेल्योर चांस ना के बराबर है ही नहीं। अब बात करते हैं परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को?
चलो बच्चे पूछ रहे हैं सर आफ्टर इंटरकोल लेना होता है कि एनी टाइम, और एनी टाइम क्या लोगे भाई, ठीक है, कोई ऐसे थोड़ी ना कि गोली है टॉफी है उठा के खा ली, साइड इफेक्ट इनके कितने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं सोचो, ठीक है। मैंने बोला अनप्रोटेक्टेड सेक्स के, ठीक है, कि प्रोटेक्शन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर वो फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो इनको यूज किया जा सकता है। पर ज्यादा यूज करने से मैंने बताया कैंसर जैसी प्रॉब्लम, और कैंसर के अलावा भी लेटेस्ट है जो बता दूं मैं आपको, क्योंकि मेडिकल मैगजीन्स में निकलती हैं चीजें, यहाँ ये तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम आपको, लेटेस्ट चीजें नहीं पढ़ा रहे, वो तो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में वो किसकी आ रही है, ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन इन यूटरस। यूट्रस में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है मैक्सिमम फीमेल्स को, ठीक है, जो अक्सर कर एबॉर्शन कराते हैं, जो अक्सर कर इस चीजों को यूज करते हैं, और ये सिस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने बताया ना हिस्टेरेक्टोमी कराने पड़ती है, पूरा यूट्रस निकलवाना पड़ता है, और साथ साथ में ओवरी भी बाहर आ जाते हैं, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल टैबलेट पर ही जिंदा रहना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, इज डेंजरस, ऑल आर डेंजरस, ठीक है। तो मेरा जो ओपिनियन है, ऑल आर डेंजरस, ठीक है। नेचुरल मेथड सेफ है, पर उनके फेल्योर चांस बहुत ज्यादा है, बस सिंपल सी बात। सर नाउसिया, नाउसिया का मतलब होता है नहीं वॉमिटिंग जैसी होना, ठीक है, घबराहट, बेचैनी, और वॉमिटिंग आती नहीं है, मतलब लग रही है, नहीं कहते हैं उबासिया, क्या कहते हैं उसको, टर्म यूज करते हैं, समझ गए होगे, वॉमिटिंग जैसा नाउसिया, ठीक है। सर वाई 7 days गैप इज रिक्वायर्ड, तुम सो रहे थे क्या? पूरी मैकेनिज्म समझाने में लगा हुआ हूं कि बेटा 7 दिन गैप इसलिए कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो हो पाए, समझाया था। आयरन टैबलेट क्यों दे रहे हैं? आयरन टैबलेट इसलिए दे रहे हैं, 7 दिन का गैप कर दिया हमने, उस गैप में तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। अगर आप कंटिन्यू टैबलेट खाते रहोगे तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो पाएगा क्या? तभी समझाया मैंने, इसका मतलब तुम सोते हो, मैंने कब जग जाते हो। ऑनलाइन में यही दिक्कत है, बच्चा देखता है, थोड़ा काम काज कर लेता है अपना, फिर उठ के फिर चला तला, फिर देख लेते हैं, अच्छा यार समझ में नहीं आया, डाउट डाल देते हैं। वे कंटिन्यूटी क्लास की तरह इसको देखो ना, तुम पता नहीं क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। कितना चीख चीख के समझाया मैं, फिर ही पूछ रहे हो सर वाई 7 days गैप इज रिक्वायर्ड। सोलंकी जी बेटा, सोलंकी बेटा देख, बेटा तू ढंग से देख, अगर तू क्लास को मिस मत करो, सीरियसली क्लास को लिया करो, ठीक है, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लास लेते हो तो ही बेनिफिट है, ऑफलाइन से ज्यादा बेनिफिट है, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। चलो खैर, कुछ कंपनी नई कहानी में लगे हुए हैं, आई थिंक वी शुड शिफ्ट टू अदर कंट्री परमानेंटली। अब कहाँ खोए पड़े हो, आइसक्रीम खाओ ठंडे हो जाओ। व्हाट इज नाउसिया, नाउसिया समझ में आ गया होगा। चलो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भूमि बेटा, सर आई एम कंफ्यूज, कहाँ कंफ्यूज हो, लिखो तो सही, कहाँ कंफ्यूजन है भूमि, ठीक है, किस चीज में कंफ्यूजन है आप बताओ मुझे। नाउसिया मीनिंग, ओके, नाउसिया बेटा, नाउसिया मतलब बताया ना, समझाई दिया अब तो मैंने, खैर। सर यस सर, मच 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 बेटर देन ऑफलाइन, बिल्कुल। तो बस इंटरेक्टिव क्लास का यही तो फायदा है, पर आप पॉजिटिव इंटरेक्शन रखो टीचर के साथ, तो मैं सच कह रहा हूं आपको ऑफलाइन से बेहतर बेहतर से बेहतर देंगे, ठीक है, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट करके मानेंगे, दम लगा देंगे पूरी जितनी हो सकती है। हाँ सहेली कंपेरेटिव सेफ है, कंपेरेटिव सेफ है बिल्कुल। ओपी कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है, अब समझ में आ गया मुझे, ठीक है। व्हाट इज फॉर मेल, देखो मेल के लिए ध्यान रखना है, अभी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक दो ट्रायल हुए हैं मेल के लिए, पर वो मार्केट में एज अ फुल फॉर्म में नहीं है, बस एक ही है कोंडोम, ठीक है, मैक्सिमम केस में वही यूज होता है। ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है, ट्रायल चल रहे हैं, एक ट्रायल ऐसे भी चल रहा है कि वास्ट, मैं बताऊंगा वो तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, 50 डेज, यस 50 डेज के बाद भी एबॉर्शन हो सकता है बेटा, एबॉर्शन तो 50 डेज आप समझ रहे ना, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है, पर सबसे सेफ जो एबॉर्शन होता है बेटा ध्यान रखना, वो 24 वीक तक होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं, ठीक है, नहीं सॉरी सबसे सेफ बोल गया, सेफ जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, पर गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है, जो लेटेस्ट अभी जो एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 24 वीक लास्ट, इसके बाद मदर के लिए
प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। वो भी इसमें पूरा, क्योंकि हमारी फैसिलिटी बढ़ चुकी है, वो भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली 20 वीक था, अब नया एक्ट आ गया है क्योंकि फैसिलिटी बढ़ चुकी है, इसलिए 20 की जगह 24 कर दिया है उसको। मैं समझाऊंगा आगे, उस पर भी आ रहा हूं मैं। ओके 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 ओके, और ठीक है, चलो ठीक है। कुछ के डाउट मैं बाद में पढ़ लूंगा आपके, ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में मैं ऐड भी कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि आपके डाउट देख लेता हूं, जहां जहां मुझे जेन्युइन डाउट लगते हैं वो देखने के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर थ्योरी में रिवीजन में ऐड कर देता हूं, जिससे कि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं रिवीजन आपके अकॉर्डिंग ही कराता हूं, आपके डाउट के अकॉर्डिंग। तो अब आ जाओ परमानेंट मेथड, सुपर तरीके से समझना परमानेंट मेथड, ठीक है। इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं रिवर्सिबिलिटी की, हो सकती है चाहे तो, पर बहुत कम चांस हैं, इसलिए इनको परमानेंट या स्टरलिटी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो बस वही एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इनको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सर्जिकल क्या करते हैं हम इन, ठीक है, इनवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, यानी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मेनली कंसेप्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर, सो इट इज कॉल्ड परमानेंट मेथड। एनसीईआरटी 2 लाइन है। मेनली क्या है? ये गैमीट के मिलने को रोकते हैं, इंटरैक्शन को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ठीक है, मेन कंसेप्ट तो ये परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। अब हम 2 पढ़ने वाले हैं, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को टॉमी कर देना, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को टॉमी कर देना, रिमूवल। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखो। सबसे पहले बात करते हैं वासेक्टोमी। टॉमी मतलब रिमूवल, ठीक है। वासेक्टोमी में करते क्या है? ये बहुत फास्ट मेथड है, ठीक है, समझाता हूं इसके बारे में। इसमें क्या करते हैं? वास डिफरेंस को कट करके, टिल्ड करके, ठीक है, बैंड कर देते हैं। आज के डेट में तो भाई लाइगेशन भी होता है, ठीक है, और परमानेंटली इसको सील भी कर दिया जाता है, ठीक है। कट करके बैंड कर देना, इससे क्या होगा? इससे स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बच्चों के मन में आता है, अगर सर वासेक्टोमी हो जाए किसी को, तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी? क्या सेक्सुअल डिजायर में कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, स्पर्म बाहर, क्या बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा? क्या पेनिस इरेक्शन में दिक्कत आएगी? अब सारे कंसेप्ट समझो मेरी बात। कुछ भी नहीं किया, यहां हमने क्या कर दिया? अब देखो यहां करते क्या है, देखो सिंपल सा मेथड है, यहां बहुत फास्ट मेथड है भाई। टेस्टिस जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम की स्किन में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वास डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहां पर है। वास डिफरेंस को इन्होंने स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको पकड़ा इन्होंने, वहां एक कट लगाया और उठा करके बाहर खींच लिया वास डिफरेंस को। समझना, सिंगल दोनों वास डिफरेंस को करना पड़ेगा ऐसे ही। बाहर खींचा, बाहर खींच करके इसको प्लगिंग करते हैं, पहले प्लगिंग करते हैं कट करने से पहले, फिर बाइंडिंग करेंगे, प्लग सब कुछ करने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा तब उठा के कट करके निकाल देंगे। प्लगिंग करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, देन उसके बाद कट करके रिमूव कर देते हैं, फिर मतलब बाइंडिंग करके, टिल्ट करके, जो भी करना है करके, कट करके रिमूव कर दिया। फिर फाइनल स्टेज होती है कट करना। पहले क्या करोगे? सबसे पहले उसको बाइंड कर दोगे अच्छे से, प्लगिंग करोगे अच्छे से, फिर दोनों को अलग अलग बाइंड कर दोगे, ठीक है। बाइंड करके क्या कर दोगे? ऊपर से कट करा दोगे, कट लगा दोगे। देन बाइंड करने के मतलब टिल्टिंग होगी एक तरीके से, फिर छोड़ दोगे, अंदर गया एक सिंपल सा स्ट्रेच लगा लोगे। सेम सेकंड टाइम भी ऐसे करोगे, दूसरी तरफ भी। तो दोनों टेस्टिस के अंदर, दोनों वास डिफरेंस में जो मेथड होता है बहुत तेजी से होता है, बहुत कम टाइम में होता है। लोकल एनेस्थीसिया देने से ही हो जाता है, ये लोकल एनेस्थीसिया देने से काम बन जाता है इसके केस में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आपको पता भी होगा, मैंने अक्सर बच्चों को बताया भी है, जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, तो वो इतनी परेशान थी कि उसने हर चौराहे पर, गली नुक्कड़ पर कैंप लगा दिए थे। कोई भी मेल निकले, वो मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, बस लग रहा है कि मैच्योर है, उठाओ कैंप में लाओ, वासेक्टोमी कर दो उसकी। आप समझ रहे ना मेरी बात? इतनी दुखी हो गई थी तो लोगों ने बहुत विरोध किया उसका, बहुत हंगामा हुआ। आप नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा इसका पूरा केस, ठीक है। तो बड़ा मतलब बवाल था कि यार बाहर लोग निकलने से डरते थे भाई, शादीशुदा जो होते थे वो भी, और जो अनमैरिड, भाई अनमैरिड हैं, और उठा करके स्टराइजेशन कर दिया उसने, तो ठीक है। तो बहुत पब्लिक ने विरोध किया, तो उस समय वो दुख, क्योंकि भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इस टेक्निक को, इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, नसबंदी, ठीक है। नॉर्मल टर्म देखा होगा, नसबंदी मतलब वासेक्टोमी, बांध करके उसको, समझ रहे हो ना, कट करके रिमूव कर देना। तो सिंपल मेथड होता है, मैंने बताया, वास डिफरेंस को उठाते हैं, पहले सबसे पहले लाइगेशन कर देंगे, देन प्लगिंग करेंगे, लाइगेशन करेंगे, कट करके उड़ा देंगे, बस सिंपल मेथड है।
अब इसके होगा क्या, अब समझना ये करने से क्या होगा। अब देखो कुछ भी नहीं होगा भाई, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, बनेगा, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस में होता है वो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर भाई। उस मेल के हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, निकलेगा, पिट्यूटरी से LH FSH निकलते हैं, वो निकलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। और ये हार्मोन टेस्टिस पर अपना अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, समझना। यहां तक कि यहां से सीमन भी निकलेगा, ejaculation of semen but without sperm, विदाउट सीमन निकलेगा पर उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, बस ये अंतर होगा। सब कुछ नॉर्मल है भाई, इजैक्यूलेशन भी होगा, इरेक्शन भी होगा, गैमीटोजेनेसिस भी होगी, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस भी होगी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी निकलेगा, गैमीटोजेनेसिस सब कुछ होगा, गैमीटोजेनेसिस होगी भाई, FSH निकल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस भी होगी, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, गैमीट बनेंगे भी, गैमीट कोशिश भी करेंगे बाहर निकलने की, पर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आगे रास्ता बंद है, बस यही है भाई। इजैक्यूलेशन क्यों होगा, क्योंकि ग्लैंड तो इस रास्ते के बाद है ना भाई, ये भी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ग्लैंडुलर सीक्रेशन होगा, बाहर निकलेगा, इजैक्यूलेशन होगा, पर विदाउट स्पर्म, इजैक्यूलेशन विदाउट स्पर्म, यानी मेल की सेक्सुअल डिजायर में कोई दिक्कत नहीं आती, इरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, गैमीटोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं आती, टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई दिक्कत नहीं आती, इजैक्यूलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, पर उस इजैक्यूलेशन में सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, बस, क्योंकि रास्ता बीच में ब्लॉक है। स्पर्म जाएंगे, कई बच्चे कहेंगे सर स्पर्म नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्पर्म जब फिलअप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फीडबैक मैकेनिज्म से स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी, स्पर्म भरे हुए हैं, स्पर्म की एक लाइफ होगी, उसके बाद डिजेनरेट कर जाएंगे, फैगोसिटिक सेल खा जाएंगे, जब स्पर्म कम हो जाएंगे तो फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएंगे, ये मैकेनिज्म चलती रहेगी। इससे क्या होगा, इससे बॉडी का एनर्जी, जो बहुत सारा एनर्जी स्पर्म को प्रोड्यूस करने में लगता है, वो बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है ये कराओ, अगर 2 बच्चे हैं तो उसको कराओ, और एनर्जी आप कंजर्व करो और उस एनर्जी को बॉडी के डिफरेंट डेवलपमेंट में लगाओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस समझ में आ गया होगा मेन कंसेप्ट क्या है। पर एक दिक्कत है, जैसे अगर आपने आज वैसेक्टोमी कराई, ठीक है, और सोचा आज तो वैसेक्टोमी हो गई भाई, ठीक है, अब तो फ्रीली कॉपुलेशन कर सकते हैं, और आपने जाके कॉपुलेशन किया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इमीडिएटली ये इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि स्पर्म यहां से जाके रुका, पर भाई इस ऊपर वाले पार्ट में, एम्पुलरी पार्ट में तो स्पर्म भरा पड़ा है, सफिशिएंट स्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इमीडिएटली ये इफेक्टिव नहीं होती। तो अब सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। इट इज परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल बोथ, ठीक है, बोथ वास्ट डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट, दोनों को पहले लाइगेटेड करते हैं, प्लगिंग करते हैं, लाइगेशन करते हैं, देन कट लगा देते हैं, ठीक है। इट इज माइनर सर्जरिकल प्रोसीड्यूर है एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बताया भी था मैंने भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और साथ में कोई गिफ्ट भी शायद देते हैं वो लोग, मुझे ऐसे सुना है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू आफ्टर वैसेक्टोमी, मैंने बताया स्पर्म प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, बट इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेटेड सीमन इज विदाउट स्पर्म, इजैक्यूलेशन होगा, सीमन निकलेगा, पर स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है, विदाउट स्पर्म, बस यही अंतर है, ठीक है। इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, ये क्वेश्चन आता है, मैंने शायद रखा भी है अभी डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन में अक्सर मैं वो क्वेश्चन रखता हूं जहां बच्चों को डाउट ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है, जहां गलतियां ज्यादा कर सकते हैं वो, तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, बस यही अंतर है। क्यों, क्योंकि भाई आज कराया, सोचो कल तुरंत ही इफेक्टिव हो जाए, नो बेटा, क्योंकि अपर ट्रैक में इतना स्पर्म होता है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा वासेक्टोमी। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब देखो ट्यूबेक्टोमी सेम मेथड यहां पर भी है, यहां पर क्या करते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टिल्ड कर दिया, बस ट्यूबेक्टोमी, ट्यूटोमी मतलब रिमूव कर देना, ट्यूब का मतलब फैलोपियन ट्यूब को, सिंपल मेथड है। बट इसको इतना इजीली नहीं कर सकते भाई, उसको तो भाई आप समझ रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया के तुरंत कर दिया आपने, इसके केस में ऐसा नहीं होता, इसमें 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो अगर 2 बेबी हो चुके हैं और सिजेरियन का केस है, ठीक है, सी सेक्शन,
तो ये पेट फटा पड़ा है सारा का सारा, ठीक है, तो उस समय इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2 बेबी हो चुके हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैंने बताया दूसरा तरीका क्या है, वजाइनल ट्रैक से, ठीक है, या भाई लैप्रोटॉमी कहते हैं इसको, ठीक है, वजाइनल ट्रैक से या छोटा सा कट लगा करके एब्डोमेन के अंदर इस मेथड को किया जा सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले पुराने टाइम पर तो ओपन सर्जरी होती थी, बट अब नहीं होती, अब तो लैप्रोटॉमी कर दो, ठीक है, या वजाइनल ट्रैक से ले जाके कट कर दो। तो 2 तरीके हैं, वहां से भी कर सकते हैं। तो इट इज परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल। A small part of fallopian tube is removed या tilt up through a small incision in the abdomen, वहां कट लगा के लैप्रोटॉमी बोलते हैं, या थ्रो वजाइना। इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, भाई आज करा रहे हो तो आज ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहां ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है कि मतलब ओवा कहीं ऊपर भरे हुए हैं, ओवा निकलेगा तो नीचे से निकलेगा ना, यहां से भाई ओवा निकलेगा तो यहीं से आएगा, स्पर्म आएगा यहां से आएगा, यानी आपने कट करवा दिया तो ओवा बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ओवा का सोर्स यही है, पर स्पर्म आगे तक भरे हुए थे, आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, पर वासेक्टॉमी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली। अब यहां पर भी कोई सब कुछ होगा भाई, फीमेल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वही चीज, हाइपोथैलेमस, आगे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से LH, पिट्यूटरी से FSH, दोनों निकलेंगे बेटा, दोनों अपने अपने ओवरी पर काम करेंगे, ओवरी के अंदर सब कुछ रन होगा, मींस ठीक है, ओवरी में, ठीक है, वहां पर टेस्टोस्टेरोन था, यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ऑटोमेटिकली रन रहेगा, कोई चीज कुछ नहीं रुकेगा, ठीक है भाई, ओवरी में सारी साइकिल चलेगी, ओव्यूलेशन भी होगा, ओवा रिलीज भी होगा, ओवा जाएगा भी, ओवा इंतजार भी करेगा स्पर्म के आने का, पर स्पर्म नहीं आएंगे, देन ओवा डीजनरेट कर जाएगा, सेम सब कुछ होगा। स्पर्म कोशिश करेंगे आने की, यहां तक आएंगे स्पर्म, पर आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद है। तो सब कुछ नॉर्मल है, फीमेल की सेक्सुअल जो डिजायर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेक्सुअल ड्राइव है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के ओव्यूलेशन से लेकर के एस्ट्रोजन के लेवल सब कुछ मेंटेन रहेगा, पर मेटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि रास्ता बंद है, बस इतनी सी बात है, और इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। तो कंसेप्ट में कहीं दिक्कत आपको आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। यहां से GnRH भी निकल रहा है, यानी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, GnRH ये निकल रहा है, ये LHFSS को इंड्यूस कर रहा है, ये ओवरी पे जाके अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, कंटिन्यूज आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, द रिलीज oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट, भाई रिलीज होगा आफ्टर सम टाइम, डिजेनरेट कर जाएगा और डिजेनरेटेड उसको फैगोसाइट वगैरह खा जाएंगे, सिंपल मैकेनिज्म। तो आप समझ पा रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वहां वैसेक्टोमी को कट किया या ट्यूबेक्टोमी को कट किया, पर वो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस मेटिंग नहीं हो पाएगी गैमीट की, बस यहां तक। अच्छा MTP, आज चलो MTP नहीं कराएंगे, आज क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। MTP मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं इसको। STD स्टार्ट करने थे आज मुझे, अब एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आज सबको, ठीक है। होमवर्क ये है, ये लिख लो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, मैंने बताया ना कि अगर अर्जुन बनना है तो अर्जुन की तरह आपको बनना पड़ेगा। भाई अर्जुन का मेन क्या था, मैंने बताया था 5 पांडवों में भाई गुरुजी सबके एक ही थे, क्लास में टीचर एक ही होता है, पर सिलेक्शन कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। तो बस ये डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा फॉलोअर है अपने टीचर का, अपने गुरु का, जो भी है, ठीक है, जिसको आप मानते हो। तो अगर आप फॉलोअर अच्छे बन जाओ, ठीक है, गुरु जरूरी नहीं, मतलब लोग गुरु किसी एनिमल को भी बना सकते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कई योग, भाई जितने भी बड़े बड़े पतंजलि योग जो योगाचार्य थे, उन्होंने भाई कईयों को, भाई गुरु का मतलब है आप जिससे सीख रहे हो, ठीक है, उसके अच्छे फॉलोअर बन जाओ, ठीक है। वो अच्छा सिखा रहा है तो अच्छी चीजें सीखोगे, बुरा सिखा रहा है तो बुरी चीजें सीखोगे, ऐसी तो होता है सिस्टम। तो अगर आप अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करते हो, मैं सच कह रहा हूं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको टॉप रैंक, जो आप ड्रीम है आपका उसको अचीव करने में, ठीक है। तो बस आज मैं सिर्फ इतना बोलूंगा और देखता हूं कितने अच्छे फॉलोअर हो आप, ठीक है। कल का टाइम है, मैंने कुछ डिसऑर्डर्स लिखे 9, बस इतना होमवर्क है कि इनमें से जो B लिखा हुआ है वो बैक्टीरियल डिसीज है, जो V लिखा हुआ है वो वायरल डिसीज है, जो P लिखा हुआ है वो प्रोटोजोन डिसीज है। इसमें 4 बैक्टीरियल हैं, 4 वायरल हैं और 1 प्रोटोजोन डिसीज है, ठीक है।
इन डिसऑर्डर के नाम और इनके कॉजिंग एजेंट, कौन से वायरल हैं कौन से बैक्टीरियल हैं, इतना आप लिख लिख करके कम से कम 10 बार लिखोगे, एक बार देख करके और 9 बार बिना देखे पेपर पर। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी पर क्योंकि ये डिसऑर्डर आज नहीं, ये तो आप जिंदगी भर आपको सिलेक्शन के बाद तो समझ रहे हो भर भर के मिलने वाले हैं। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही काम करते हैं, सर लिख लिख के याद करते हैं, ड्रग्स लिख लिख के याद करते हैं, डिसऑर्डर्स, बैक्टीरिया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी यही होती है। तो अभी तो मात्र छोटे सा एग्जांपल दे रहा हूँ 9 का, तो इसको आप कम से कम 10 टाइम लिख लिख के याद करोगे, मैं सच कह रहा हूँ आपके टिप्स पर आ जाएंगे। और फिर देखो इसकी वजह से आगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाने वाले हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ने में आपको आसानी रहेगी क्योंकि डिसऑर्डर वहां पर भी यही है। तो इसको आप लिख लिख के याद करोगे 9 टाइम परमानेंट हो जाएंगे। ये होमवर्क है, तो अगली क्लास में मैं एक एक को समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सामने। देखो, इंसर्शन ऑफ LNG-20 विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस बिल। भाई क्या करेगी LNG को हम 74 आवर के अंदर अंदर अगर इम्प्लांट कर देते हैं तो क्या करेगी? तो आप बोलोगे प्रोवाइड परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोवाइड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मच लॉन्गर पीरियड, ठीक है, सर्व एज इमरजेंसी। जब भी 72 आवर का टर्म आता है तो आप समझ जाना ये हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, लाइक अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अरे यार ये तुमसे ही पूछूं मैं, क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टरलाइजेशन प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनकरेक्ट पूछा है बेटा, ठीक है। दे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, आफ्टर वैसेक्टोमी द मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीमन। समझना किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला समझ में आ गया, दे ब्लॉक गैमी ट्रांसफर। यस, ये गैमी ट्रांसफर को ब्लॉक करता है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के केस में। मेल हो या फीमेल, दोनों के केस में। आफ्टर वैसेक्टोमी, अगर वैसेक्टोमी करा दी जाए, वास डिफरेंस कट करा, द मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीमन। क्या मेल सीमन नहीं बना पाएगा? नहीं बेटा, सीमन बनाएगा, ठीक है, सीमन निकलेगा पर विदाउट स्पर्म, ठीक है। इन ट्यूबेक्टोमी द स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव टिल्ट up through a small incision in the abdomen or through vagina, NCERT की लाइन है। Sterilization technique are highly effective but reversibility is poor, NCERT की लाइन है। तो पूछा क्या है इन्होंने, समझ गए, इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा ये तो मैं खैर अभी डिसऑर्डर आप करोगे तीनों, उसमें आ जाएंगे। एन एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग, एंटी प्रोजेस्टिन यानी प्रोजेस्टिन के अगेंस्ट काम करने वाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या बोलते हैं इसको, मेफीपेरिस्ट्रॉन। RU486, RU486 मेफीपेरिस्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्टिक एंड एक्ट एज एबॉर्शन ड्रग। अभी समझ गए आप भाई, RU486 का एक नाम और होता है मेफीपेरिस्ट्रॉन, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन एक्टिविटी दिखाती है, ठीक है, और एबॉर्शन में सबसे ज्यादा MTP में इसी को यूज करते हैं एबॉर्शन कराने के लिए, तो मेफीपेरिस्ट्रॉन RU486। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द गिविंग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, देखो क्या दिख रहा है आपको, वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी दिख रही है। इट इज अ सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेथड इन मेल। यस, सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल, बिल्कुल सही, ठीक है। पूछा क्या इनकरेक्ट, देयर सीमन विल बी फ्री ऑफ स्पर्म। यस, सीमन निकलेगा पर उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे। यस, द मेथड विल स्टॉप कंसेप्शन इमीडिएटली। अरे यार इमीडिएटली क्यों लगा दिया, ये इमीडिएटली वर्क नहीं करता, इमीडिएटली वर्क नहीं करता, ठीक है। बाय द ब्लॉकिंग, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दिस मेथड विल स्टॉप कंसेप्शन इमीडिएटली बाय ब्लॉकिंग सिंथेसिस। भी इमीडिएटली तो वर्क नहीं करेगा, ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस पे भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बनेगा, सब कुछ होगा, ठीक है, पर ध्यान रखना है आपको, सीमन निकलेगा विदाउट स्पर्म, ये इसके अंदर होता है। और इमीडिएटली वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि अपर वाले पार्ट में, एम्पुलरी पार्ट में काफी स्पर्म होते हैं जो फर्टिलाइजेशन कैपेबल होते हैं। This technique of contraception is highly effective but reversibility poor. Incorrect पूछा है, yes, तो incorrect पहले अंडरलाइन कर लेगा, incorrect करेक्ट में, तो incorrect क्या हो जाएगा यहां पर, 3rd। डिपोप्रोवेरा, डिपोप्रोवेरा क्या है, डिपोप्रोवेरा
ठीक है, बताया भी था मैंने, ठीक है। डिम्पा, डिपोप्रोबेरा, डिम्पा, ठीक है। डिपोट मिड्रॉक्सी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, यानी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये बात किसी करें, डिपोप्रोबेरा रेफर टू इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय, भाई ओव्यूलेशन कैसे रुक जाता है? भाई ओव्यूलेशन कराने के लिए FSHLH वो है ही नहीं, तो ओव्यूलेशन रुक जाएगा, सीधी सी बात। ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब, इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ FSHLH, यस भाई दोनों इनहिबिट हो जाएंगे, इसलिए ओव्यूलेशन रुक जाएगा। टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ, अच्छा ये तो खैर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिव सेफ, ये भी कल ले आएगा। ओके बेटा, थैंक यू। तो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे बेटा, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कल मैं फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा इसका, ठीक है, जिससे और अच्छे से आपके दिमाग में मॉडिफाइड हो जाए। और अब इसका बस 2 ही टॉपिक बचे इसके अंदर, एक MTP बचा है छोटा सा, ठीक है, STD बचा है छोटा सा, और एक इनफर्टिलिटी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये शायद कल ही खत्म हो जाएंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कल मैं रिवीजन करा करके प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम सेटअप तरीके ब्रेन में सेट करूंगा उसको। NCERT आपकी लाइन टू लाइन होती जा रही है, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक बार रिवीजन में भी ले लेंगे आगे आकर के एक लेक्चर में NCERT, तो मतलब फिर कुछ बचता नहीं है आपके पास, कंसेप्ट आपके पास है। NCERT लाइन टू लाइन एक बार हम भी करा रहे हैं, एक बार आप भी कर रहे हो, और एक बार हम और करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो 3 टाइम तो ये रिवीजन हो गया, पर एक बार सेल्फ जरूर करना। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब एक बार खुद समझोगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप समझोगे कि आप कितने पानी में हो, कितने कंसेप्ट समझ पा रहे हो, ठीक है। कितना टीचर आपके ब्रेन में कंसेप्ट दे पा रहा है, आपको सेट कर पा रहा है, वो तभी पता चलता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है बेटा, तभी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आप कंफ्यूजन के सागर में गोते लगाओगे। और अभी नहीं, मेडिकल के एग्जाम में तो और दिक्कत। तभी मैं कह रहा हूं कि अभी साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ एकदम फिक्स करते चलो ब्रेन के अंदर, जिससे कि लास्ट में आकर के ऐसा ना लगे कि यार बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। कुछ नहीं, सब टिप्स पर होगा एकदम, बस अभी साथ देते रहना, साथ चलते रहना। मैं सच कह रहा हूं, हर चीज टिप्स पर आती जाएगी, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।